जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो निर्णय क्षमता है और समस्या समाधान कौशल है उससे संबंधित लगभग 20-25 प्रश्नों को इसमें रखा गया है और अगर इस वीडियो पे सही रिस्पॉन्स रहा तो 20-25 और प्रश्नों को डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो में करना क्या है कि क्वेश्चंस को देखने हैं, इसके उत्तर को कमेंट करना है। ठीक है, और देखना है कि पूरे मतलब अंत में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न है। थोड़ी सी मतलब परीक्षा की नजदीकियों को ध्यान में रखते, इसका जो थ्योरी वाला क्लास था वो पहली क्लास के बाद से उसको ब्रेक कर दिया गया। ये हुआ कि पहले क्वेश्चंस कुछ डिस्कस हो जाए और एक बार अवधारणात्मक जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ा सा हो जाए। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग एक बार अवधारणात्मक समझ को भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक प्रयास ये रहेगा कि अगर कुछ नहीं आए तो क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे आप नहीं जानते हैं तब भी प्रश्न कैसे सही करना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी इज फाउंड। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किस में अस्पष्टता। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पढ़ना है, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किस में अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ रहा है निम्नतर सहनशीलता। पहला है विश्लेषणात्मक शैली, संप्रत्ययात्मक शैली, निर्देशात्मक शैली और उपयुक्त में से कोई नहीं, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, डायरेक्टिव और नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए कौन सा विकल्प इसका सबसे सही विकल्प होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे बात है पहला एनालिटिकल स्टाइल, विश्लेषणात्मक शैली। इसमें होता क्या है, बेसिकली निर्णयकर्ता जो रहता है वो समाधान के लिए जो डेटा वगैरह इकट्ठा करता है फिर उसका एनालिसिस करता है। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक अच्छे से डेटा भी निकालता है और उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषणात्मक शैली। कॉन्सेप्चुअल शैली में क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली वैचारिक शैली इसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें विचार किया जाता है। जो बहुत बड़े बड़े विचारक होते हैं वो विचार करते हैं और ये ऐसी शैली होती है कि इसमें जोखिम आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो नए नए संभावनाओं में विचार करते हैं। ठीक है, तो ऐसी शैलियों को कॉन्सेप्चुअल स्टाइल या संप्रत्ययात्मक शैली बोल देंगे। अगला है निर्देशात्मक शैली, आपको कोई ऊपर से निर्देश दे रहा है। ठीक है, तो निर्देश जो होता है निर्णय लेने की एक ऐसी शैली है जो समाधान पर पहुंचने के लिए बहुत ही तुरंत सोच बताती है, मतलब त्वरित कार्यवाही करती है। ठीक है, मतलब तुरंत। ठीक है, बहुत फास्ट एक्शन होता है इसमें निर्देशात्मक शैली में। और अगला विकल्प है नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें एक और शैली होती है, उसको मतलब व्यवहारात्मक शैली या बिहेवियरल स्टाइल बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि लोग निर्णय से ज्यादा संबंधों पे ध्यान देते हैं, अपने बिहेवियर पे। ठीक है, तो यानी कि दूसरों की भावनाओं को इसमें जोड़ा जाता है। तो इनमें से किस शैली में सबसे ज्यादा अस्पष्टता पाई जाएगी अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाएगी, मतलब जिसमें अस्पष्टता कम होगी, तो जाहिर सी बात है सही उत्तर हो जाएगा निर्देशात्मक शैली, कि आपको कोई ऊपर से निर्देश दे रहा है तो अस्पष्टता के लिए, ठीक है, कोई वहां पे गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप ये विकल्प सही कर लेंगे। तो पहले का हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, आप देखेंगे इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा तो आपके गलत होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप सही करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिनिष्ठ पूछा है, व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता और अनुमान का नियम नहीं है। ठीक है, तो पहला है उपयोगिता का आकलन, निध्यात्मकता, उपलब्धता और अभियोजन। ठीक है, अभियोजन ये देखिए ट्रांसलेशन एरर है आयोग का। ठीक है, समायोजन यहाँ पे होगा, है ना। Which one of the following is not a rule estimating the subjective probability of outcome of any decision। ठीक है, तो subjective probability के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब पहला है विकल्प उपयोगिता का आकलन, दूसरा है प्रतिनिध्यात्मकता, तीसरा है उपलब्धता, चौथा है अभियोजन। ठीक है, जाहिर सी बात अभियोजन या समायोजन। अब बोला है व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर सब्जेक्टिव ये डिसाइड करेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ आंसर लिखना है। अब इसमें देखिए प्रतिनिध्यात्मकता कैसे होगी, उपलब्धता कैसे होगी और समायोजन कैसे होगा। जैसे मैं कोई निर्णय ले रहा हूं तो मैं किसी समूह का सदस्य हूं। ठीक है, मुझे निर्णय लेना है तो मैं अपनी उपलब्धता भी देखूंगा, अपना समायोजन भी देखूंगा कि मैं उस टीम में समायोजित हो पा रहा हूं या नहीं, मैं उस टीम में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं या नहीं। लेकिन मैं जो निर्णय लूंगा
वो उपयोगी होगा या नहीं, ये मेरे मतलब जो व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता है उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए, असेसिंग यूटिलिटी या उपयोगिता का आकलन ये व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान में नहीं है? जब कोई निर्णय का परिणाम होगा तो उसमें उपयोगिता का आकलन व्यक्तिनिष्ठ तौर पे नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। ठीक है, केंद्रीकृत नेटवर्क में, प्रतिबंधित नेटवर्क में, समस्या उन्मुख नेटवर्क में और विकेंद्रीकृत सेंट्रलाइज, रिस्ट्रिक्टेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ठीक है, उत्तर बताइए इसका क्या होगा? ठीक है, तो देखिए केंद्रीकृत नेटवर्क होगा तो उसमें जटिल समस्याएं आएंगी तो एक ढांचे में बधी रहेंगी। ठीक है, सेंट्रलाइज रहेंगी, यानी कि कोई एक व्यक्ति उसमें निर्णय ले रहा होगा। ठीक है, प्रतिबंधात्मक नेटवर्क क्या हो जाएगा? उसमें क्लोज सर्किट रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिसीजन लेने वाली बॉडी है और आप यहाँ समस्याएं भेज रहे हैं, ये समस्याएं भेज रहे हैं, ये समस्याएं भेज रहे हैं, ये हो जाएगा सेंट्रलाइज नेटवर्क। ठीक है, प्रतिबंधित नेटवर्क क्या हो जाएगा? इसी के बीच आपको निर्णय लेना है, इस गोले के बीच ही। ठीक है, बाहर से आपका कुछ लेना देना नहीं है ना। समस्या उन्मुख प्रॉब्लम ओरिएंटेड नेटवर्क में तो जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन बहुत ही निम्नतर होगा। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन निम्नतर होता है, लोअर, तो क्या हो जाएगा? समस्या उन्मुख नेटवर्क में। और जो विकेंद्रित नेटवर्क होता है उसमें जितने लोग होंगे उतने विचार होंगे। ठीक है, तो जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होगा उसमें विचारों की खोज और मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं साझा, मतलब एक साथ काम करने में आगे होंगे। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? समूह निष्पादन उच्चतर किसमें हो जाएगा? तो विकेंद्रित नेटवर्क या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में। ठीक है, तो अब तक बताइए कितने 5 में से नहीं 3 में से कितने सही हुए? ठीक है, अगला देखिए, a group effort of generating alternative ideas that can help a manager solve a problem is called। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो डेल्फी टेक्निक, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह चिंतन या बुद्धियोत्तेजक चिंतन। ठीक है, द डेल्फी टेक्निक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए इसमें हम लोग ये डेल्फी टेक्निक्स को एक बार प्रश्न आया था तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। डेल्फी टेक्निक बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से आपको कुछ विशेषज्ञों की राय को एकत्रित करना होता है। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स डेल्फी टेक्निक हो जाएगी। जब निर्णय में तमाम लोग हैं, जैसे मान लीजिए जो पक्षकार हैं, जैसे मान लीजिए दवा का ट्रायल चल रहा है। ठीक है, अब हर विशेषज्ञ से राय लिखित तौर पर मांगा जाएगा। ठीक है, तो और एक प्रश्नावली दे दी जाएगी, क्या कोविड वैक्सीन 10 दिन में फायदा करता है, क्या 15 दिन में फायदा करता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? तो आपको एक प्रश्नावली दे दी जाएगी। प्रश्नावली के माध्यम से डॉक्टरों या जो विशेषज्ञों की राय होगी वो एकत्रित कर ली जाएगी और फिर जो निर्णय लिया जाएगा, तो ऐसी टेक्निक को डेल्फी टेक्निक्स बोल देंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या हो जाएगा? बेसिकली कोई असामान्य सोच रखना। ठीक है, जैसे कोविड की कोरोना से आदमी मरे, इससे बड़ा गोली मार करके उड़ा दो, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, धैर्य से अलग चिंतन, तो रचनात्मक और असामान्य चिंतन इसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे कोरोना की दवा, लोग दवा कोरोना खोज रहे हैं, तो सबसे बड़ा कोरोना से आदमी मर रहा है, इससे बड़ा गोली मार के उड़ा दो, तो धैर्य से अलग चिंतन। बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कोई इसको भावनाएं बहन को आहत नहीं कर लेगा। ठीक है, अगला है द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक या नामिक समूह चिंतन। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली नामिक समूह चिंतन में इसमें जैसे देखिए थोड़ा सा आप लोग को इसलिए थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है इससे प्रश्न पूछ दे। ठीक है, कि धैर्य से अलग चिंतन क्या होगा, नामिक समूह टेक्निक क्या होगी, बुद्धियोत्तेजक टेक्निक क्या होगी, तो हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए। तो नामिक समूह टेक्निक क्या होता है? बेसिकली एक छोटा सा ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, और उसमें आपसी डिस्कशन होता है और असहमति को दूर करने का प्रयास करके आम सहमति पे पहुंचने का काम होता है। ठीक है, और सारे जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा कि अपने अपने कार्ड लीजिए और अपने अपने कार्ड पे अपने अपनी जो भी समाधान होगा उसको लिख लीजिए। ठीक है, और जो भी मैनेजर रहेगा वो क्या करेगा? नॉमिनल ग्रुप में से कार्ड को इकट्ठा करेगा, देखेगा लोगों ने कौन कौन सी राय दी, फिर उस आधार पर अपनी राय बनाएगा। तो द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स में ऐसे समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर उस डिस्कशन के बाद सबको बोला जाएगा कि अपने अपनी राय लिख के कार्ड में जमा कर दीजिए, फिर उस आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स क्या होगी? बैठ करके सोचना।
और सामूहिक सोच रखना। ठीक है, जैसे आप निबंध ऐसे राइटिंग करते हो, बेसिकली जो अब्स्ट्रैक्ट निबंध होते हैं या अमूर्त निबंध होते हैं, उसमें जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आ गया कि ये वाला जो प्रश्न आया था कि जहाज बाड़े में सुरक्षित होते हैं, लेकिन बाड़े में बंधे रहने के लिए वे नहीं बने होते। ठीक है, तो फिर इसमें आप ऐतिहासिक इसका संदर्भ कुछ खोज सकते हैं। जब आप निबंध में सोचेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, वही कि फिर कुछ ऐतिहासिक संदर्भ सोचेंगे, कुछ भौगोलिक संदर्भ सोचेंगे। ठीक है, कुछ इसकी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना। तो जितने भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे सब में आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर एक अच्छा खासा इस पर निबंध लिख लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके एक प्रबंधक को समस्या समाधान करने में सहायता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, बुद्धि उत्तेजक। ठीक है, तो बैठ करके सोचना, और ये जब सामूहिक सोच हो जाएगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प इसका हो जाएगा डी, है ना। तो सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो डेल्फी टेक्निक पे भी प्रश्न आ सकता है। डेल्फी टेक्निक क्या होती है, डर से अलग चिंतन पे भी आ सकता है, नामिक समूह चिंतन पे आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे तो आया ही है। ठीक है, अगला देखिए, which of one of the following may be harmful in term of effective decision making by the group members। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण। बोलो तो पानी दे दो, वहां पे देखो उधर रखा है वो कहीं। ठीक है, दो, कहाँ है। ठीक है, अगला तो विकल्प है चरम संशक्तिशीलता। ठीक है, लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव। ठीक है, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, कमिटमेंट फॉर द गोल, ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी, इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब इसमें देखिए कौन सा एक नकारात्मक है। लक्ष्य के प्रति समर्पण, जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव है। ईमानदारी तथा विश्वसनीयता पॉजिटिव है। प्रशिक्षण तथा अनुभव पॉजिटिव है। चरम सशक्तिशीलता या एक्सट्रीम कोहेसिवनेस ये एक नकारात्मक है। अब पूछ रहा है कौन सा हानिकारक हो सकता है, तो जाहिर सी बात है विकल्प क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यानी कि ये ऐसी स्थिति है कि जब कोई भी निर्णय की ऐसी, मतलब एक्सट्रीम कोहेसिवनेस मतलब होता है कि किसी विषय पर निर्णय लेना है और 10 लोग मिलकर बैठ करके निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कोई भी असहमति व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है, वो इसलिए कि समूह की एकता बनी रहे या समूह बिखर न जाए। ठीक है, तो कंपनी को बचाने के लिए जब आप कंपनी की बैंड बजाने लगते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। ठीक है, चरम संशक्तिशीलता, जिसमें कोई असहमति इसलिए व्यक्त नहीं की जाती है। ठीक है, असहमति इसमें व्यक्त नहीं की जाती, संशक्तिशीलता। ठीक है, असहमति को सहन कर लिया जाता है। ठीक है, तो असहमति इसलिए व्यक्त नहीं की जाती है ताकि समूह टूट न जाए, समूह बिखर न जाए। ठीक है, तो ऐसा प्रभावी निर्णय निर्माण में हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आप निगेटिव पॉइंट, निगेटिव एस्पेक्ट जो है उसको बताओगे नहीं, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ताकि समूह में आम सहमति बनी रहे, है ना, बाकी सारा तो प्रभावी होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छठा, द मेंटल फंक्शन विच डज नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है। पहला है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, परिकल्पना निरूपण, प्रक्रियात्मक स्थिति, फंक्शनल फिक्सनेस, इंसाइट अंतर्दृष्टि, और मीन्स एंड एनालिसिस, साधन साध्य विश्लेषण। ठीक है, तो मानसिक प्रकार पूछा है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस समाधान करता है फॉर्मुलेशन में, है ना। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन समस्या मानसिक प्रकार ऐसा है कि आपने पहले से हाइपोथेटिकल कुछ चीजें सोच ली, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं घूमने। ठीक है, तो आप सोच लिया कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, तो एक्सीडेंट हो गया, तो पहले से परिकल्पना कर ली, है ना। अंतर्दृष्टि, कुछ चीजों के बारे में आपका इनसाइट व्यू है कि आप यहाँ जाएंगे तो डूब सकते हैं, यहाँ जाएंगे तो आपको खेलने के लिए अच्छा जगह मिलेगा। ठीक है, साधन साध्य दृष्टिकोण विश्लेषण। ठीक है, आप पूरा देख रहे हैं कि कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं, कौन सी चीजें निगेटिव हैं, लेकिन जो फंक्शनल फिक्सनेस है, प्रकारात्मक स्थिरता है, ठीक है, ये एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो वस्तुओं को एक विशेष तरीके से देखती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से निकलना है घूमने के लिए और रास्ते में से बिल्ली रास्ता काट दी। ठीक है, तो आपके दिमाग में पहले से वो प्रिजुडाइज बच है। ठीक है, पहले से फिक्स है और आपको ये पता है या नहीं है कि बिल्ली का रास्ता काटने से किसका नुकसान होगा, बिल्ली का कि आपका। इसके बावजूद भी आप घूमने नहीं जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल फिक्सनेस का
एक उदाहरण हो जाएगा। तो ये समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है। हो सकता है आप घूमने जाते तो कुछ नई चीजें देखते, लेकिन जो आपने देखा बिल्ली रास्ता काट दिया, आप बाहर चले आए। ठीक है, अगला देखिए, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बी, फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड रूल फॉर द जनरेटिंग आइडियाज। ठीक है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकों में विचारों को योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? ठीक है, उत्तर बताइए। पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, नामिक समूह और क्रमिक टेक्निक। तो निर्णय निर्माण तकनीकों में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। तो किसमें आपको कार्ड्स पे लिखने के लिए बोला जाता है? अभी बताया था, बुद्धोत्तेजक वाला देखा था, डेल्फिक देखा था, नामिक देखा था, ऑर्डिनल ग्रुप टेक्निक देखा था, क्रमिक टेक्निक। ठीक है, क्रमिक टेक्निक बेसिकली क्रमिक रूप से आपको बताया जाएगा कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो। तो नामिक समूह में क्या होता है? वही मैंने अभी बताया था कि नामिक समूह एक ऐसा छोटा सा स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होगा कि आम सहमति पे पहुंचा जा सके, और आम सहमति बनने के बाद लोग बोलेंगे कि ठीक है, आम सहमति पे पहुंचने से पहले क्या करेंगे, लोग बोलेंगे कि जो जो इस समस्या के संदर्भ में जिसके जिसके जो जो विचार हैं वो एक कार्ड्स पे लिख करके जमा कर दे, फिर उस आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो इसको नामिक समूह या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स बोल देंगे। अगला है, ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा सोचेंगे ना, इजिली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने पे इजिली हो जाएगा। अगला है, निर्णय लेने का पहला चरण है। ठीक है, निर्णय लेने का पहला चरण है प्राथमिकताओं को स्थापित करना, स्टेबलाइज प्रायोरिटीज, द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टेबलाइज स्पेसिफिक गोल, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यविधियों को निर्धारित करना, समस्या को पहचाना तथा परिभाषित करना, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। ठीक है, तो ये शायद मैंने बताया था, ये हम लोग डिस्कस किए थे। बेसिकली जब भी हम समस्या को देखते हैं तो क्या होता है? पहला कि उद्देश्य और लक्ष्यों को जानना, फिर समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, जो जानकारी है उसको कलेक्ट करना, फिर सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करना, उसके बाद उसको वर्क में लाना। ठीक है, और अंत में फीडबैक। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, स्टेबलाइज स्पेसिफिक गोल। ठीक है, अपने लक्ष्यों को जानना, अपने उद्देश्यों को जानना कि हम किस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। तो पहला चरण क्या है निर्णय लेने का? विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक लॉन्गर टाइम, निम्नलिखित निर्णय में से किसमें लंबा समय लग सकता है? ठीक है, विश्लेषणात्मक शैली, व्यवहारात्मक शैली, निर्देशात्मक शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं, एनालिटिकल, बिहेवियरल, डायरेक्टिव स्टाइल, नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये सब प्रश्न आपको गलत अगर कर लिए तो फिर आपका मतलब समझिए कि सी सेट तब लटक जाएगा। ठीक है, कौन सा लंबा समय लगाएगा? ठीक है, विश्लेषण, देखिए ध्यान से बोला, एनालिसिस करने में हो सकता है, एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा समय लगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समय निर्देशात्मक सबसे कम लगेगा। तो पूछ सकता है किसमें सबसे कम समय लगता है? तो निर्देशात्मक सबसे कम, व्यवहारात्मक में ठीक ठाक, और विश्लेषणात्मक में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है किसमें सबसे कम लगता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स हिंडर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? ठीक है, बाधा। ठीक है, पहला है स्वशोध, ठीक है, या बायसनेस इसको बोलते हैं, मानसिक विन्यास, मेंटल सेट्स, एनालॉजी, सादृश्यता और एल्गोरिदम। ठीक है, तो समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके दो विकल्प सही हो सकते थे। ठीक है, एक तो स्वशोध जैसे बायसनेस भी कभी कभी समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है, और मेंटल सेट भी बाधा उत्पन्न करता है, सादृश्यता और एल्गोरिदम नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे सही विकल्प हो जाएगा मेंटल सेट, मानसिक विन्यास। ठीक है, क्योंकि बायसनेस जो होता है ना, कभी कभी हो सकता है आपको फायदा भी करे, है ना, मतलब अधिकतर जो है आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो मानसिक विन्यास है, मेंटल सेट, ये आपको अधिकतर नुकसान पहुंचाता है। मतलब फिर से बताता हूँ, सादृश्यता और एल्गोरिदम ये तो कभी नुकसान बाधा नहीं पहुंचाएगा समस्या समाधान में। ठीक है, स्वशोध कभी कभी आपको फायदा कर सकता है कि आप किसी चीज के बारे में खुद से शोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेंटल सेट आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, मेंटल सेट। ठीक है, अगला, द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलरिटी विद वन इनकाउंटर्ड अर्लियर इज नोन एज, की समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या के से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है,
चार ऑप्शन आपके दिया गया है। एंकरिंग, हेरोस्टिक्स, ठीक है, हेरोस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, प्रतिनिधिता का स्वशोध, अभियोजन स्वशोध और उपलब्धता का स्वशोध। ठीक है, समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई निर्णय को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आश्रयण स्वशोध, प्रतिनिधिता का स्वशोध, अभियोजन स्वशोध और उपलब्धता। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, बेसिकली एंकरिंग जो होता है, एंकरिंग पूर्वाग्रह, इसमें जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको पहले से ही कुछ, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है, और कंपनी वाले, जैसे मान लीजिए आपको आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, मतलब जो सैलरी वो मिलनी चाहिए 10,000, ठीक है, कंपनी वाले बातचीत शुरू की आपसे 5,000 पे, तो आप कितना भी कर लोगे आपको 10,000 सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले ही आपको ऐसे टारगेट पे 5,000 से बात शुरू किए, आपको ऐसे टारगेट पे फिक्स किए कि आप दूसरे लोग को मतलब ऊंचाई पर जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप फोन पसंद करने के, आपको मोबाइल फोन लेना है, ठीक है, तो आपने पहले ही ले जाकर के आपको आईफोन दिखा दिया, अब आईफोन बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है, अब उसके बाद आपको 10-12 हजार का कोई आपका बजट है 10-12 हजार ही, ठीक है, अगर 15-20 हजार भी है तो भी आपको अगर आईफोन दिखाने के बाद आपको, अगर आपका बजट लोअर बजट है तो आप जाहिर सी बात है आपको एंड्रॉइड में कोई भी 10-12 हजार का फोन दिखाएगा तो आपको तुरंत पसंद आ जाएगा। ठीक है, और वो भी तब जब आपको बताएगा कि देखो आईफोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, एंकरिंग बायसनेस। ठीक है, आचरण स्वशोध। अगला है प्रतिनिधिता का स्वशोध। ठीक है, प्रतिनिधिता का स्वशोध क्या हो जाता है, बेसिकली पूर्व में सामना की गई कोई समस्या अगर हमको मिलती है और उसी के आधार पर अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसको प्रतिनिधिता का स्वशोध बोलते हैं, कि मतलब उसका प्रतिनिधि बन करके मैं आया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक, सही विकल्प इसका हो जाएगा बी। अगला क्या है, एडजस्टमेंट स्वशोध या अभियोजन स्वशोध। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसमें आपको ऐसे समझिए कि 1200 रुपए की शर्ट पसंद आई, ठीक है, और फिर आपको 100 रुपए का मोबाइल दिखा रहे हैं, 100 रुपए का शर्ट दिखा रहे हैं, तो जो 1200 का शर्ट था और जो 100 रुपए का, मतलब शुरू में आपको 1200 का एक शर्ट दिखा है, फिर आपको 100 रुपए का शर्ट दिखा है, तो जो 100 रुपए का शर्ट है वो आपको सस्ता लगेगा 1200 के मुकाबले, क्योंकि आप पहले 1200, 2000, 10,000, 20,000 का शर्ट देख रहे थे, अचानक से आपको 100 रुपए का शर्ट दिखा तो आपको लगेगा अरे यार ये 100 रुपए की शर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, और तुरंत आप उसको ले लेंगे। अगला है अवेलेबिलिटी स्वशोध। ठीक है, ये बेसिकली उपलब्धता के आधार पर अगर कोई हम पूर्वाग्रह या बायसनेस बना लेते हैं तो वो, जैसे मान लीजिए प्लेन में हादसा हो रहा है, ठीक है, और मरने का डर है, ठीक, आप चाह रहे हैं कि प्लेन से जाना, लेकिन पता चलता है प्लेन में टिकट नहीं है, तो आप खुद को कैसे समझाएंगे, यार प्लेन में जाने पे लोग, अभी कल ही पेपर में पढ़ा था एक्सीडेंट हो रहा है और 130 लोग प्लेन से मर गए, जबकि कार में बहुत ज्यादा लोग, रोज एक्सीडेंट होता है, कार से मरते हैं, लेकिन नहीं, उपलब्धता नहीं है, इसलिए आपका बायसनेस एक बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, उपलब्धता स्वशोध। ठीक है, जैसे किसी को प्लेन में डर लगता है ऊंचाई से, ठीक है, तो वो ये बहाना मार सकता है, यार बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं प्लेन में, है ना, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, प्रतिनिधिता का स्वशोध या हेरोस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ द आउटकम ऑफ एनी डिसीजन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न हो चुका था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा विकल्प, उपयोगिता का आकलन। ये रिपीटिव क्वेश्चन था, सोचिए ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न्ड विद कीपिंग एवरीवन हैप्पी इज कॉल्ड। ठीक है, अभी बताया था, संघर्ष को टाल करके सहमति को बढ़ावा दिया जाता है किस शैली में। ठीक है, हो जाएगा क्या, बिहेवियरल। ठीक है, व्यवहारात्मक शैली में व्यवहार बनाने पे जोर दिया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाने में, डायरेक्टिव में ऊपर से निर्देशित होता है और एनालिटिक्स में आप विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, व्यवहारात्मक शैली। ठीक, तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है, एकदम एकदम इजीली, एकदम आराम से सोचिएगा, 5 मिनट नहीं, मतलब 1 मिनट अगर आप समय देकर के सोचेंगे ना, एकदम इजीली हो जाएगा। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने संबंधित है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, किसका प्रश्न टाइप हुआ, कमेंट करके बताइए। अगला, द टेंडेंसी ऑफ मेंबर इन हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवेल्युएट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज कॉल्ड। किसी उच्च संसक्त समूह है, ठीक है, हाईली कोहेसिव ग्रुप के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति। ठीक है, जब समस्याओं मूल्यांकन, समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति। ठीक है,
कोहेसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवेल्युएट डिसीजन, ठीक है, उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, समूह सोच बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। दृढ़ता पर क्या हो जाएगा कि नहीं, दृढ़ता तरीके से, असर्टिव तरीके से यही निर्णय लेना है। समूह ध्रुवीकरण क्या हो जाएगा, कोई एक समूह है, 10-12 लोग हैं, 10-12 लोग कोई अलग गुट बना लिए, ठीक है, 100 लोगों का समूह, 10-12 लोग अलग समूह बना लिए, और फिर धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, तो इसको समूह ध्रुवीकरण बोलेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक असंवादिता देखते हुए भी आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, तो संज्ञानात्मक असंवादिता हो जाएगी। लेकिन ग्रुप थिंकिंग क्या हो जाएगी कि आप ग्रुप का निर्णय हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए बंक करना, ठीक है, जैसे अमूमन सभी लोग, अधिकतर लोग बंक करते होंगे। ग्रुप में कोई एक लीडर बोलता है कि चलो आज जो है, जो बेसिकली मॉनिटर, कि आज जो क्लास नहीं चला जाएगा, आज कॉलेजेस में ऐसा होता है, आज मास बंक किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो बोला, तो जिसका नहीं भी मर्जी करेगा ना, वो तुरंत समूह सोच में परिवर्तित हो जाती है, तो ग्रुप थिंक। तो इसमें क्या हो जाता है, एनालिटिकल जो मतलब जो क्रिटिकल इवोल्यूशन होता है डिसीजन मेकिंग का, ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है। आप इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, या कि नहीं आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा तो मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर छूट सकता है, या जो प्रोफेसर है पता चले उनको फेल कर दे, आप समूह के साथ चल जाते हो, तो निर्णय क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, ग्रुप थिंक या समूह सोच, ठीक है। अगला, Which one of the following refers to the forming effect in the context of decision making? निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है, ठीक है। तो द वे इन विच ऑप्शन आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रत्याशित उपयोगिता सर्वाधिक है। गलत दिशा में विचारों के विन्यास के बिंदुओं का एक प्रकार। लुकिंग फॉर एविडेंस दैट विल कंफर्म व्हाट आर करेंटली बिलीव, उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों की पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों की पुष्टि करते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कंफर्मेशन बायस, ठीक है। जैसे हम लोग फेसबुक पे उन्हीं नेताओं को, उन्हीं ग्रुप्स में मतलब पार्ट करते हैं जिनको वास्तव में जो हमारी तरह होते हैं, ठीक है। तो उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों की पुष्टि करते हैं, तो कंफर्मेशन बायस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन बायस का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। गलत दिशा में विचारों के विन्यास बिंदुओं का एक प्रकार, ये क्या हो जाएगा, कौन सा बायसनेस हो जाएगा, गलत सूचना पूर्वाग्रह, ठीक है। गलत दिशा में आपको मिल रहा है, ठीक है, तो गलत सूचना पूर्वाग्रह। उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रतिशत उपयोगिता सर्वाधिक है, तो उपयोगिता पूर्वाग्रह हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको 100 रुपए मिल रहा है और 50 रुपए मिल रहा है, दो नोट आपके गिरे हुए हैं। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि आप कौन सा नोट उठाएंगे, तो अमूमन लोग बोलेंगे कि 100 रुपए का। अरे भाई दोनों उठा लो, ठीक है, लेकिन आपने उसका विकल्प का चयन किया जिसकी उपयोगिता सर्वाधिक है, तो 100 की उपयोगिता, हालांकि उठा तो दोनों सकते हैं, ठीक है, अमूमन मतलब ऐसा होता है। सही विकल्प इसका क्या है, प्रस्तुति का ढंग, विकल्पों की प्रस्तुति का ऐसा ढंग जो विकल्प के चयन को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि देखो मान लीजिए आपको कार बेचने वाला है, ठीक है, आप गए कार खरीदने, ठीक है, कार बेचने वाला है। अब वो क्या करेगा, आपको ऐसे बताएगा कार के बारे में, ठीक है। आप कार घर से बना के गए हो कि 12 लाख तक की कार खरीदेंगे, वहां पे आपको जाते ही शुरुआत ही करेगा 13 लाख से कार दिखाएगा। देखो सर 12 लाख रुपए आप खर्च करने के लिए आए हो, ठीक है, 1 लाख और लगा दोगे तो आपको जो प्रॉपर एलॉय व्हील मिल जाएगा, सनरूफ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो विकल्प को आपको ऐसे प्रस्तुत करेगा कि आपको जो चयन है वो प्रभावित हो जाए। तो अब आप घर आएंगे, सोचेंगे यार चलो 12 लाख खर्च करिए ना, 1 लाख और कहीं से व्यवस्था करके खर्च कर लेते हैं, सही बात है, कार जिंदगी भर थोड़ी लेना है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। तो बेसिकली फ्रेमिंग प्रभाव आपको फ्रेम कर रहा है, जो सेल्स पर्सन है वो क्या कर रहा है, फ्रेम कर रहा है। तो ये बेसिकली निर्णय क्षमता जो है ना, ये सारी टेक्निक्स हैं ट्रेड की, ठीक है, व्यापार में पढ़ाया जाता है, ठीक है। 16वां, which of the following decision makers are trained to be good at discovering creative solution to the problem, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सृजनात्मक समाधान करने की, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है मतलब किसमें सृजनात्मक समाधान अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो निर्देशनात्मक शैलियों के निर्णयकर्ताओं में, विश्लेषणात्मक शैली वाले में, संप्रत्यात्मक शैली वाले में और व्यवहारात्मक शैली वाले में, ठीक है। अब देखिए
निर्देशात्मक शैली में क्या हो जाएगा, ऊपर से डिसीजन आएगा, ठीक है, जो आएगा वही तुमको करना है, ठीक है। विश्लेषणात्मक शैली में आप बैठ करके विश्लेषण करेंगे, ठीक है, ये चीज है, अच्छा, कारण कथन कारण खोजेंगे, ठीक है। संप्रत्यात्मक जो कॉन्सेप्चुअल होगा वो आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सृजन किसमें ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट बनाने में, ठीक है। आप खुद से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, हो सकता है आप नया कॉन्सेप्ट खोल दें, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी। और व्यवहारात्मक में आपको दूसरों को व्यवहार बनाने में हो सकता है निर्णय बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो ऐसे ही प्रश्न आ जाता है, किस शैली में निर्णय बहुत ज्यादा प्रभावित होता है या बहुत लेट लिया जाता है, ठीक है। तो निर्देशात्मक, विश्लेषणात्मक, संप्रत्यात्मक और व्यवहारात्मक। तो सही विकल्प उसमें हो जाएगा विश्लेषणात्मक, क्योंकि विश्लेषण में ज्यादा आपको समय लगेगा। उसके बाद व्यवहारात्मक, ठीक है, व्यवहारात्मक शैली में, ठीक है, फिर कॉन्सेप्चुअल में, और सबसे आसान होता है निर्देशात्मक में, ठीक है। अगला प्रश्न, द ऑप्टिमल वे फॉर इफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है, ठीक है, क्या है, विशिष्टता और प्रक्रमण को संतुलित करना, टू बैलेंस डिस्टिंक्टनेस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, डिस्टिंक्टनेस एंड प्रोसेसिंग, विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना, टू बैलेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, और आत्म केंद्रिता और अभिनतियों को संतुलित करना, टू बैलेंस जियोसेंट्रिज्म एंड बायसेस, ठीक है, टू बैलेंस अजम्पशन एंड इन्फरेंस, अभिधारणा और अनुमति को संतुलित करना। तो प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे इसमें। तो प्रभावी समस्या समाधान तभी हो पाएगा जब आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल चीजों को साथ लेकर के चलें, ठीक है, ताकि विकल्प आप पहचान पाएं और आप प्राथमिकता तय कर पाएं और फिर उसमें से चयन कर पाएं, ठीक है। विशिष्टता और प्रक्रमण को संतुलित करना क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप किसी विशिष्ट चीज में जाएंगे या कोई प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो आप प्रभावी समस्या समाधान सोच सकता है दूर चले जाएं, क्योंकि विशिष्टता क्या हो जाएगी, आपके पूर्व धारणा जो आपने पहले से सोचा उससे प्रभावित होगी, ठीक है। आत्मकेंद्रिता में जब आप आत्मकेंद्रित होंगे तब आप प्रभावी समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से ही समस्याओं को देखेंगे, दूसरों के हिसाब से नहीं देखेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से जो अभिधारणा है और अनुमति है, जो अभिधारणा और अनुमति को संतुलित करना है, ठीक है, अजम्पशन और इन्फरेंस को, उसमें भी आपकी चीजें दूसरों से प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है, या अभिधारणा आपके समाज से प्रभावित हो सकती है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ठीक है, पुराना और नए दोनों को लेकर के साथ चलना, ठीक है, बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, क्या, टू मेक द करेक्ट चॉइस, सही विकल्प का चयन, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, जोखिम भरे विकल्प का चयन और प्रबलित विकल्प का चयन। तो ये तो इजी प्रश्न है, ठीक है, टू मेक द बेस्ट चॉइस, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, ठीक है। हो सकता है आपके विकल्प में एक से सही विकल्प सही हो, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या होगा, उसका आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कितना प्रश्न हो रहा है, 23 तक आज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसा समय रहेगा और जैसा आप लोग की मांग रहेगी उस हिसाब से करा जाएगा, ठीक है। अगला है विथ रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, ह्यूमन रैशनली इज लिमिटेड, ठीक है, मानवीय रैशनैलिटी इज लिमिटेड, ठीक है, मानवीय तार्किकता सीमित है, एंड इंडिविजुअल कैन इंप्रूव हिज डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो कौन कौन सा सही है, जाहिर सी बात है मानव तार्किकता सीमित है, ठीक है, किसकी तार्किकता, भाई मशीन की भी तार्किकता सीमित है, ठीक है। जैसे एक तरफ आप 1 GB मतलब अपने कंप्यूटर में आप, जैसे आप मोबाइल है 4 GB रैम है, तो उसकी तार्किकता कहाँ तक सीमित है, जो 4 GB की गणनाएं कर सकता है। अब आप उसको सुपर कंप्यूटर का काम दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मानव तार्किकता तो वैसे भी, हालांकि मानव तार्किकता अगर टेक्निकली देखा जाए, मतलब सैद्धांतिक रूप से, तो असीमित है, क्योंकि मानव कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो मानवीय तार्किकता एक सीमित दायरे में बचती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है, जाहिर सी बात है आप प्रशिक्षण लेकर के अपने निर्णय को सुधार कर सकते हैं। जब आप बचपन में पहले कोई डिसीजन लेते होंगे कि ये चॉकलेट लूं या नहीं लूं, तो धीरे धीरे आपको चॉकलेट लेने के लिए मम्मी पापा ने फ्री किया कि जाओ अपने मनपसंद की चॉकलेट ले लो, फिर अपने पेंसिल वेंसिल ले लो, फिर कपड़े वपड़े लेने के लिए आपको छूट दे दिया, फिर मोबाइल खरीदने के लिए छूट दे दिया, फिर धीरे धीरे आप अपने जो भी छोटे मोटे डिसीजन हुए वो सारे आप खुद से ले सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। तो दोनों विकल्प हो जाएंगे सही विकल्प हो जाएगा सी, बोथ एंड 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। 20वां देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सनल प्रोबेबिलिटीज आर कॉमनली रिफर्ड टू एज,
निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को कहा जाता है सामाजिक संभाव्यता, समायोजन संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता या अप्रकार्यात्मक संभाव्यता, सोशल, एडजस्टेबल, सब्जेक्टिव या नॉन फंक्शन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब व्यक्तिगत संभावनाएं दिया है, ठीक है, पर्सनल प्रोबेबिलिटीज। तो व्यक्तिगत संभावनाएं क्या हो जाएंगी, पिछले अनुभव से प्रभावित होंगी। और पिछला अनुभव को किसमें मिलेगा, सामाजिक संभाव्यता में, समायोजन संभाव्यता में, आत्मनिष्ठ में या अप्रकारात्मक में। तो दो में मिल सकता है, एक तो सामाजिक संभाव्यता और आत्मनिष्ठ संभाव्यता। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, व्यक्तिगत संभावनाएं आपको सब्जेक्टिव, देखिए व्यक्तिगत, पर्सनल, सब्जेक्टिव। ठीक है, अगला देखिए, आफ्टर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन टू पैरेलल टीम, ठीक है, पर्सन इंसिस्ट दैट ही बिफोर हैंड न्यू दैट द पर्टिकुलर टीम, जो विनर टीम थी, was going to win. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दो समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ और अब देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर बोलता है हमको तो पहले से पता था कि यही टीम जीतने वाली है। ये किस चीज का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन है ग्रुप थिंकिंग, समूह सोच का, अवचेतन समस्या समाधान का, पूर्ण मतैक्य के प्रभाव का, या पश्च दृष्टि अभिनति का। ठीक है, फॉल्ट कॉन्सेंसस इफेक्ट या हिंडसाइड बायस। ठीक है, देखिए ग्रुप थिंकिंग क्या हो जाएगी, समूह सोच। इस मामले में आप अपनी टीम को ही जिताओगे, ठीक है। दो समांतर टीमों के बीच आप फुटबॉल देखने जाते हो तो ग्रुप थिंकिंग क्या हो जाएगी, समूह सोच क्या हो जाएगा। जिस समूह, मतलब मान लीजिए अगर भारतीय समूह के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम खेल रही है, तो ग्रुप थिंकिंग क्या हो जाएगी, समूह सोच का। भारतीय लोग सोचेंगे कि भारत जीते, पाकिस्तानी सोचेंगे पाकिस्तान जीते। ठीक है, अवचेतन समस्या समाधान का, ये क्या हो जाएगा, आपके मन में चलेगा, ठीक है, आप किसी से बोलेंगे नहीं। तो त्रिपूर्ण मता के प्रभाव क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉल कॉन्सेंसस इफेक्ट, कि हमको सेव पसंद है तो सबको सेव पसंद होगा, ऐसा सोचना। हमको पसंद है भारत जीते तो सबको भारत जीतना पसंद होगा, जबकि पाकिस्तान की टीम, जो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान को जिताएंगे। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण मता की भी ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, पश्च दृष्टि अभिनति का या हाइंडसाइड बायसनेस का, पहले से जानना, हमको पहले से पता था ये जीतेगा। ठीक है, अब उसमें दो टीम खेल रही है तो जीतने के चांस क्या हो जाएंगे, 50% होंगे। 50% ये जीत सकती है, 50% वो जीत सकती है। तो लेकिन ये किस प्रकार का पूर्वाग्रह हो जाएगा, किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, तो पश्च दृष्टि अभिनति का या हाइंडसाइड बायस का। ठीक है, लास्ट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व, विवाद सदैव समाहित करता है प्रतिशोध, क्रोध, जुनून या मतभेद। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब भी किसी से विवाद होगा तो आप प्रतिशोध भी रखेंगे, क्रोध भी रखेंगे, हो सकता है जुनून भी रखें, लेकिन ये तीन चीजें हो सकती हैं, मतभेद जरूर होगा। ठीक है, इसीलिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं हो। तो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होगा। तो विवाद सदैव क्या समाहित करेगा, मतभेद। ठीक है, मतभेद हो, मनभेद न हो। तो विकल्प हो जाएगा सही डी। आज का लास्ट प्रश्न, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। पहला, मानसिक चित्त प्रकृति से, मानसिक पृष्ठभूमि में, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है, मेंटल टेम्परामेंट में, मेंटल बैकग्राउंड में, एक्सटर्नल मेंटल रिप्रेजेंटेशन में, या इंटरनल मेंटल रीओरिएंटेशन में। ठीक है, देखिए जब भी आप समस्या समाधान करने जाएंगे और आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, तो जो आपकी मानसिक चित्त प्रकृति होगी वो क्या करेगी, बैकग्राउंड में जो जानकारी चलेगी ना वो आपको दिखाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो मेंटल बैकग्राउंड है उसमें भी आपको पुरानी चीजें ही आएंगी। ठीक है, जो बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व है, आप जो दिखाएंगे या जो आपके मानसिक, जो आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो भी होगी, वो वर्तमान जानकारी को ही दिखाएगी कि आपके दिमाग में आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए देखेंगे जो माइंड रीड करने वाले हैं वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो माइंड रीड कर लेते हैं। लेकिन जो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व है वो क्या करेगा, वर्तमान में जो भी आपकी जानकारी है वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है वो किस में बदल जाता है, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में या इंटरनल मेंटल रीओरिएंटेशन में। ठीक है, मेंटल रीओरिएंटेशन होगा। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बाय नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है वर्तमान जानकारी कहाँ रूपांतरित होती है। ठीक है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। तो दो ऑप्शन इसमें आपके कंफ्यूजिंग वाले हो सकते हैं, एक तो बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व या आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इंटर मेंटल रीओरिएंटेशन में क्या होता है, जो भी आप समस्या समाधान करने जाएंगे तो वर्तमान जानकारी आपकी मानसिक तौर पे चलती रहती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे
मान लीजिए आपको यहाँ से दूध लेने जाना है, ठीक है, और दूध लेना, आपको दूध मिल नहीं रहा है, ठीक है, आप 2-4-5 दुकानों पर जाते हैं और सोचते हैं यार दूध नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपके मानसिक चित्त प्रकृति में क्या चलेगा, यार पिछली बार जब ऐसा नहीं हुआ था तो इस दुकान पे दूध नहीं मिला था मुझे, ठीक है, मानसिक पृष्ठभूमि में भी आपका चलेगा कि यार दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा, घर पे चलूंगा तो मम्मी बोली थी दूध ला के रखने के लिए, अब नहीं लाया, अब मेहमान आ गया, अब क्या होगा। बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में क्या हो जाएगा, आप जो भी काम कर रहे हो आपको आपको आपके चेहरे पर दिखेगा, ठीक है, और आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में क्या हो जाएगा, जो जानकारी मिलेगी उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है चलो यहाँ नहीं मिला तो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ चलते हैं, ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। तो कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और 10-20 प्रश्न और चाहते हैं डिस्कस करना तो बताइएगा, डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो ये बताइएगा तो पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहीं पे आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 23 में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। शुभ रात्रि, जय हिंद।